फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने आपसे कहा था कि पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछे गए समस्त क्वेश्चन को हम कराएंगे। पिछला वीडियो क्लिप हमारा पॉलिटेक्निक परीक्षा से था, जिसमें हमने 9 क्वेश्चन को करा था। आइए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक 4 किग्रा का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किग्रा का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं। उनके रेखीय संवेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल है, एक 4 किग्रा द्रव्यमान का पिंड और एक 1 किग्रा द्रव्यमान का पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, तो उनके रेखीय संवेग में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपके पास यदि देखा जाए तो m1 इक्वल टू 4 kg है और m2 इक्वल टू 1 kg है। दोनों समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, तो उनके संवेग में अनुपात ज्ञात करना है, यानी P1/P2 ज्ञात करना है। क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो होता है K इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, और यहाँ से दोनों तरफ हम m से गुणा कर लेते हैं, तो हो जाता है K m1। हम दोनों तरफ m1 से गुणा कर लेते हैं, तो K m1 इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर इंटू m1। यहाँ से हो जाता है m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर बराबर ट्वाइस के m1 अपॉन ट्वाइस के m1। और इसी प्रकार दूसरे पिंड के लिए k इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, और दोनों तरफ m2 से गुणा कर लेते हैं, तो k m2 इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर इंटू m2। और यहाँ से हो जाता है ट्वाइस k m2 इक्वल टू m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखें, ये m1 v1, m इंटू v क्या होता है? संवेग होता है। यहाँ से जाता है P1 स्क्वायर बराबर ट्वाइस के m1, और यहाँ से हो जाता है P2, ये v2 स्क्वायर है, तो P2 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस के m। क्योंकि दोनों ही पिंड के लिए गतिज ऊर्जा सेम है, तो दोनों के लिए हमने k रख लिया है। तो अब इक्वेशन 1 इसको कर लेते हैं और इक्वेशन 2 इसको कर लेते हैं। ये हो जाता है इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा? P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस के m1 अपॉन ट्वाइस के m2। और अगर हम हल करें तो हो जाता है 2 से कटा, k से कटा, क्या बनता है? P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इक्वल टू m1 4 अपॉन m2, या P1 अपॉन P2 इक्वल टू 2 अपॉन 1, या कर P1 संबंधित P2 इक्वल टू 2 संबंधित। ये हमारा आंसर बन के आता है। मित्रों, इस सवाल को कम समय में करने के लिए आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, P स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस के m को। यानी यहाँ से अगर गतिज ऊर्जा कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, आपको दिया गया सवाल में कि समान गतिज ऊर्जा है, यानी गतिज ऊर्जा बदल नहीं रही है, तो k कांस्टेंट हो गया, तो आप लिखेंगे P स्क्वायर अनुक्रमानुपाती m, और यहाँ से लिखेंगे P अनुक्रमानुपाती अंडर रूट m। और इसका मतलब हो गया कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू अंडर रूट
M1 अपॉन M2। और आपके पास M1 और M2 दिए गए हैं, लिख देंगे P1 अपॉन P2 बराबर अंडर रूट 4 अपॉन 1, या कह ले P1 अपॉन P2 इक्वल टू 2/1, या P1 संबंधित P2 इक्वल टू 2 संबंधित 1। सवाल को अगर जल्दी कम समय में करना है तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूले के आधार पर आप देख ले रहे हैं कि संवेग P अनुकरण अनुपाती हो जा रहा है अंडर रूट m की, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 हो जाएगा। और इस तरह से आप हल करके P1 और P2 के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये सवाल हमारा आज का पहला रहा। इसके बाद अगला सवाल है कि प्रकाश जिसका तरंग दैर्ध्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य आपके पास है और माध्यम का अपवर्तनांक है। तरंग दैर्ध्य क्या है? लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। ये वायु में है और आपसे पूछा गया है कि आवृत्ति माध्यम में ज्ञात करना है। तो पहले तो वायु में प्रकाश का चाल जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल भी c बराबर n इंटू लैम्डा लिखेंगे, और यहाँ से n इक्वल टू आ जाता है c अपॉन लैम्डा। तो c का मान हो जाता है आपके पास 3 × 10⁸ इसको आप जानते हैं, और लैम्डा का मान है 5000 एंगस्ट्रॉम, या इसको आप लिख सकते हैं 5000 × 10⁻10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम है तो इसको आप लिख सकते हैं 5000 × 10⁻10 मीटर। ये आपका वायु में प्रकाश की चाल हो गई c इक्वल टू एन लैम्डा, और यहाँ से आप n निकाल सकते हैं c अपॉन लैम्डा करके। तो ये आपका आ जाता है 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻7। इसको आप करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 30 × 10⁻7 अपॉन 5 × 10⁻7, और ये हो जाता है आपका 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपका अपवर्त ये आवृत्ति आ गया। चूंकि आपका वायु में तरंगदैर्घ्य दिया था और वायु में प्रकाश की चाल ये होती है, तो वायु में आवृत्ति आप निकाल सकते हैं। और आप एक चीज पढ़ें कि माध्यम के बदलने से प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो वायु में प्रकाश की आवृत्ति होगी, यहाँ पर वायु में प्रकाश की आवृत्ति अगर इतना है तो यही आवृत्ति कहाँ माध्यम में होगी। तो लिखेंगे चूंकि माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब माध्यम के बदलने से प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो आवृत्ति वायु में है वही आवृत्ति क्या हो जाएगी? माध्यम में हो जाएगी। ये आपका आज का दूसरा सवाल रहा। आज का तीसरा सवाल देखते हैं। 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित की जाती है, उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर क्या होगा? फिर से सवाल सुने। 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है, उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर क्या होगा? तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले मान लिया प्रत्येक तार का प्रतिरोध
स्मॉल आर है। जब श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर इक्वल टू 5 इंटू स्मॉल आर। यदि विभवांतर भी हो तो पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्योंकि श्रेणी क्रम में आई नियत होता है तो पावर के लिए फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ से हो जाता है P इक्वल टू आई V अपान आर का स्क्वायर इंटू, हाँ, और यहाँ से हो जाता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, या कह लें कि V स्क्वायर बाई आर, या कह लें V स्क्वायर बाई 5R इक्वल टू 5 वाट। यहाँ से V स्क्वायर बाई आर इक्वल टू हो जाता है 25 वाट। जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू स्मॉल आर अपान 5। तो ऐसी स्थिति में P इक्वल टू समांतर क्रम संयोजन में P के लिए फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। यहाँ तो जाता है V स्क्वायर बाई आर अपान 5 या 5 V स्क्वायर अपान स्मॉल 5 V स्क्वायर अपान स्मॉल आर। और यहाँ से V स्क्वायर बाई आर का मान मालूम है, तो यहाँ से हो जाता है 5 इंटू V स्क्वायर बाई आर, यह हो जाएगा 5 इंटू 25, और ये हो जाता है 125 हुआ। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड बल की दिशा से 45 कोण से 1 मीटर गति करता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कार्य के व्यापक रूप से लिखेंगे कि W इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ये थीटा जो है विस्थापन और बल के बीच का कोण है, तो W इक्वल टू हो जाता है F का मान 20 न्यूटन और D का मान 1 और थीटा का मान 45 है। तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाता है 20 इंटू 1 अपान √2, और ये हो जाता है 10√2 जूल। ये आंसर बन के आता है। आइए इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों को 50% कम कर दिया जाए, यानी पहले द्रव्यमान ME बराबर ME है और अंत में द्रव्यमान क्या हो जाता है 50% कम, यानी ME अपान 2 हो जाता है। और त्रिज्या पहले RE है तो बाद में त्रिज्या क्या हो जाती है RE अपान 2 हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण G इक्वल टू आप लिखते हैं GME अपान RE का स्क्वायर। G इक्वल टू ये हो गया, और G डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा GME अपान 2 बाई RE अपान 2 का स्क्वायर। जब उसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों आधे आधे कर दिया जाता है तो G डैश हो जाएगा, और यहाँ से G डैश अपान G अगर लिखें तो हो जाता है GME बाई RE स्क्वायर अपान GME बाई 2 बाई RE बाई 2 का स्क्वायर। और यहाँ से आपका बन के आता है
जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर इंटू जी एम ई बाई ट्वाइस आर ई का स्क्वायर। और यहां से सॉरी इंटू ये उलट जाएगा आर ई का स्क्वायर अपॉन जी एम ई। जी एम ई से कटेगा, बचेगा आपका आर स्क्वायर से कट गया जी डैश अपॉन जी इक्वल टू क्या हो जाता है ट्वाइस, या कह लें जी डैश इक्वल टू ट्वाइस इंटू जी। तो अब जी का मान 2 गुना हो गया, यानी वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि बराबर पहले जी था, बाद में क्या हो गया जी डैश हो गया, तो जी डैश में से जी घटा देंगे तो वृद्धि हो जाएगी, यानी ट्वाइस जी अपॉन माइनस जी इक्वल हो जाता जी। ये वृद्धि हो गई। और प्रतिशत वृद्धि क्या लिखते हैं, वृद्धि बटे जी गुणे 100, तो वृद्धि है आपका जी का और जी का गुणे 100, ये हो जाता है 100%। ये वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले आप जी का फॉर्मूला लिखे हैं, उसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या दोनों आधा आधा करके जी डैश का फॉर्मूला लिख दिए। अब जी डैश अपॉन जी कर रहे हैं तो कट करके आ जा रहा है जी डैश अपॉन जी ट्वाइस, और यहाँ से जी डैश इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस जी। अब वृद्धि क्या हो जाएगी, जी डैश माइनस जी करेंगे तो ट्वाइस जी माइनस जी इक्वल टू जी हो गया। और प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाता है कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक त्वरण गुणे 100, तो वृद्धि जी की है, प्रारंभिक त्वरण भी जी है, और गुणे 100 से गुणा करते तो 100% आता है। ये हमारा सवाल रहा। अगला सवाल देखते हैं। 1 ओम प्रतिरोध के तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 25% परिवर्तित हो जाए, तो तार में प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आपका कोई तार है, उसको इतना खींचा जाता है कि उसकी त्रिज्या 0.25% कम हो जाती है। तो इस सवाल को करने के लिए हम पहले देखते हैं तार का आयतन। तार का आयतन V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ से हम L निकाल लेते हैं, L इक्वल टू V अपॉन पाई आर स्क्वायर। चूंकि तार को खींचने से उसके व्यास में कमी हो रही है 0.25% की, तो त्रिज्या में भी 0.2% की कमी होगी। और इस अनुसार हम अगर प्रतिरोध R इक्वल टू लिखें तो हो जाता है रो इंटू एल अपॉन ए, या यहाँ से हो जाता है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर ए, और परिचित का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से हो जाता है R इक्वल टू रो इंटू एल का मान यहाँ से रख देते हैं V अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से हो जाता है R इक्वल टू रो इंटू V अपॉन पाई स्क्वायर आर टू पावर 4। अब यहाँ से हम लिखते हैं कि R बराबर रो V पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर टू पावर 4। लॉग लेते हैं दोनों तरफ का, तो लॉग R इक्वल टू लॉग रो V अपॉन पाई स्क्वायर इंटू प्लस लॉग 1 बाई आर टू पावर 4। अब यहां से हो जाता है लॉग R इक्वल टू लॉग रो V अपॉन पाई स्क्वायर माइनस लॉग आर टू पावर 4, या यहां से -4 लॉग। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाता है डी आर अपॉन आर, या 1 बाई आर डी आर, 1 बाई आर डी आर
इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है, तार का डेंसिटी नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा और पाई नहीं बदलती, ये पूरा कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 1/r इंटू 1/r इंटू r, और ये हो जाता है, अगर हम 100 से गुणा कर दें, ये होगा आपका dr/r इंटू 100 बराबर माइनस 4, ये dr होगा 4dr/r इंटू 100, ये हो गया r में प्रतिशत वृद्धि बराबर स्मॉल r 4 इंटू r में प्रतिशत कमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ये हो जाता है परसेंटेज r वृद्धि बराबर 4 इंटू r में प्रतिशत कमी कितनी हो गई है 0.25 की, ये हो जाता है 1%। इस तरह से हम लगा सकते हैं इसको। तो आपको अंत में ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला अगर याद रखना है तो यहाँ पर इसका कांस्टेंट 0 हो जाता है, और यहाँ से आप ये फार्मूला लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से ये फार्मूला आ जाएगा और यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि एक चालक में 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने के लिए आप देख रहे हैं तार में धारा बराबर 3 मिली एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻³ एम्पियर, यानी I इक्वल टू आप जानते हैं n इंटू I इक्वल टू आप जानते हैं Q/T होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है I इंटू टी, या Q इक्वल टू हो जाता है I का मान 3 गुणे 10⁻³ इंटू टी का मान 1 मिनट है, तो आप 60 सेकंड लेंगे, तो हो जाता है 180 गुणे 10⁻³ अब Q इक्वल टू आप जानते हैं n इंटू ई होता है, n इक्वल टू जाता है Q/E, और Q का मान है 180 गुणे 10⁻³ बटा E का मान है 1.6 गुणे 10⁻19। इसको आप हल करेंगे तो आ जाता है आपके पास 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर बन के आता है। तो इस तरह से हमने पॉलिटेक्निक में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखा। आगे इसी तरह के प्रश्न आपके बीच हम फिर लेकर के आएंगे। तो आज बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो क्लिप में।